हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज की तारीख है 11 मार्च 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में व्याख्या और लल्लन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। आज के लल्लन टॉप प्रश्न में मैं आप सभी को करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछूंगा और आप सभी को जो है उसका आंसर देना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि 11 मार्च के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अभ्यास कटलैश एक्सप्रेस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो कटलैश एक्सप्रेस 2024 का आयोजन हुआ है सेशल्स में। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो कटलैश एक्सप्रेस 2024 इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है। तो इसका आयोजन मैंने बताया सेशल्स में हुआ है और सेशल्स की राजधानी का नाम है पोर्ट विक्टोरिया, इसकी राजधानी का नाम है। कटलैश एक्सप्रेस 2024 यह किस प्रकार का अभ्यास है। तो यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, यानी कि इसमें विभिन्न देश भाग लेते हैं। भारत इसमें पहली बार कब शामिल हुआ था। तो भारत इसमें 2019 से शामिल हुआ था। अब की बार 2024 में भारत की तरफ से कौन सा जहाज इसमें भाग लेने वाला है। तो भारत की तरफ से INS तीर भाग लेने वाला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये भारत का है INS तीर, इंडियन नेवल शिप तीर, इसे आप याद रखेंगे। 2024 में कौन सा जहाज भाग ले रहा है। तो INS तीर। अब हम लल्लन टॉप प्रश्न में सॉल्व करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास। डेजर्ट साइक्लोन यह किसके बीच होता है। तो इंडिया और UAE के बीच में यह अभ्यास होता है। साथ में इंडिया और UAE के बीच में जायद तलवार अभ्यास भी होता है। सी डिफेंडर्स अभ्यास यह किसके बीच होता है। तो इंडिया USA के बीच में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्ती अभ्यास। दोस्ती अभ्यास इसमें 3 देश भाग लेते हैं, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव। 2024 में दोस्ती अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया था। तो मालदीव में किया गया था। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास यह किसके बीच में होता है। तो समुद्र लक्ष्मण अभ्यास इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है। यह हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रित्जर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है। तो आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार जिसे कहते हैं 2024 में किसे दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिकेन यामामोटा को। ठीक है, इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। प्रित्जर पुरस्कार 2024 यह जो है वास्तुकला या फिर आर्किटेक्चर का पुरस्कार है। इसमें जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो प्रित्जर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1979 में। ठीक है, और इसमें जो है इनामी राशि कितना होता है। तो $1,00,000 होता है। 2024 में प्रित्जर पुरस्कार जापान के रिकेन यामामोटा को दिया गया है। ये भी साथ में आपको याद रख लेना है। 2024 का प्रित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है। तो जापान के रिकेन यामामोटा को दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं 2023 में प्रित्जर पुरस्कार किसे दिया गया था। तो डेविड चिपरफील्ड को दिया गया था। एकमात्र भारतीय कौन है जिन्हें चिपरफील्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2018 में पहली बार किसी भारतीय को दिया गया है, उनका नाम है बालकृष्ण दोषी। ठीक है, बालकृष्ण दोषी को पहली बार प्रित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इन्हें ही बालकृष्ण दोषी जी को भारत का सेकेंड हाईएस्ट पद्म विभूषण सम्मान 2022 में भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं लल्लन टॉप प्रश्न है आप सभी के लिए। पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को दिया गया है। तो 5 लोगों को दिया गया है, जिनमें पहले हैं पद्मा सुब्रमण्यम, दूसरे हैं वैजयंती माला, तीसरे हैं वेंकैया नायडू, चौथे हैं बिंदेश्वर पाठक और 5वें हैं चिरंजीवी। मृत्यु उपरांत जो है पद्म विभूषण पुरस्कार किसे दिया गया है। तो दिया गया है बिंदेश्वर पाठक को। ये भी साथ में याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब की बार जो है 2024 में 2 लोगों को दिया गया है। 58वें क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोगों को मिला है। एक तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया है, दूसरा गुलजार को दिया गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के लिए दिया गया है। तो संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है, जबकि गुलजार को किस भाषा के लिए दिया गया है। तो इन्हें दिया गया है उर्दू भाषा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इस बार जो है 2 लोगों को दिया गया है, एक तो सात्विक को दिया गया है, दूसरा चिराग को दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया था। तो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था नरगेसी मोहम्मदी को, और इनका संबंध अगर पूछे किस देश से है तो ये ईरान की हैं। ठीक है, तो नरगेसी मोहम्मदी को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2023 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 2024 वाला जब आएगा तो मैं पढ़ा दूंगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं,
हाल ही में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं, यानी कि वर्तमान टाइम में खेल भी रहे हैं। हाल ही में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेम्स एंडरसन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं जेम्स एंडरसन जो ये कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं, ये वर्तमान में खेल रहे हैं और इन्होंने जो है 700 विकेट ले लिया है। ठीक है, वैसे जो है 2-3 खिलाड़ी हैं जो कि 700 से ज़्यादा विकेट ले चुके हैं, लेकिन वो संन्यास ले चुके हैं। वर्तमान में जो खेल रहे हैं जेम्स एंडरसन, ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। इन्होंने फास्ट बॉलर में 700 विकेट ले लिया है, ये भी साथ में आपको याद रखना है। इस प्रकार से जो है जेम्स एंडरसन विश्व के एकमात्र तेज गेंदबाज बन गए हैं। इसके साथ साथ मैंने बताया कि 700 से अधिक विकेट ले लिए हैं। उनका नाम है मुरली मुथैयाधरन, इन्होंने 800 विकेट लिया है और इनका संबंध है श्रीलंका से। शेन वॉर्न, इन्होंने 708 विकेट लिए हैं और ये ऑस्ट्रेलिया से है, लेकिन ये दोनों प्लेयर जो है संन्यास ले चुके हैं। अब ललन टॉप प्रश्न में देख लेते हैं कुछ खिलाड़ियों के महत्वपूर्ण आत्म कथा कौन कौन सी है। जैसे नो स्पिन, यह किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो यह शेन वॉर्न की है। वाइड एंगल, यह किसका है, तो अनिल कुंबले का है। 800, यह मुथैया मुरलीधरन जी का है। इसके बाद स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट, यह किसका है आत्मकथा, तो यह कपिल देव का है। नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा प्रश्न हमारा है हाल ही में वैश्विक खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। वैश्विक खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इस बार जो है 2024 में वैश्विक खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से भारत को सम्मानित किया गया है। इसके लिए देखते हैं व्याख्या। वैश्विक खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार यह जो है स्वास्थ्य मंत्रालय इंडिया को मिला है। इंडिया के स्वास्थ्य मंत्रालय को वैश्विक खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें कि यह पुरस्कार कौन देता है, तो रेड क्रॉस संस्था देती है। और कहाँ पे देती है, तो USA में देती है। खसरा और रुबेला से निपटाने के लिए जो भारत की स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे, इस बार जो है वैश्विक खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से इसलिए इन्हें सम्मानित किया गया है। रेड क्रॉस संस्था के द्वारा USA में किया गया है। अगर बात करें कि रुबेला और खसरा के लिए एक महत्वपूर्ण वैक्सीन कौन सी है, तो MR वैक्सीन है, जो कि भारत के द्वारा बनाई गई है। M से हो जाएगा आपका मीजल्स, R से हो जाएगा आपका रुबेला। ठीक है, M से मीजल्स, R से रुबेला। तो खसरा और रुबेला के लिए कौन वैक्सीन है, तो MR वैक्सीन है। इसे आप याद रखेंगे। रेड क्रॉस संस्था के बारे में हम थोड़ी सी अध्ययन कर लेते हैं। रेड क्रॉस संस्था की स्थापना हुई थी 1863 में। कब हुई थी, तो 1863 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में है। और रेड क्रॉस संस्था की स्थापना किसने करी थी, तो हेनरी डुनंट ने करी थी। अभी तक जो है शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार जो है किस संस्था को मिल चुका है, तो यह मिला है रेड क्रॉस संस्था को। ये भी साथ में याद रख लेना। अब देख लेते हैं लल्लन टॉप प्रश्न आप सभी के लिए। यहाँ से मैं क्वेश्चन करूँगा और आप सभी को जो है इसका सही जवाब बताना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हैविस्योर वैक्सीन या किस रोग के लिए बनाया गया है। हैविस्योर वैक्सीन किस रोग के लिए बनाया गया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा हेपेटाइटिस के लिए बनाया गया है। ठीक है, किस रोग के लिए, तो हेपेटाइटिस रोग के लिए बनाया गया है। और हेपेटाइटिस रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है, तो यह लीवर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन, यह जो है किसके लिए बनाया गया है, तो मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन बनाया गया है मलेरिया के लिए। किसके लिए बनाया गया है, तो मलेरिया के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं सर्वावैक्स वैक्सीन, यह किसके लिए बनाया गया है, तो सर्वावैक्स वैक्सीन बनाया गया है सर्वाइकल कैंसर के लिए। किसके लिए बनाया गया है, तो सर्वाइकल कैंसर के लिए बनाया गया है। जो कि महिलाओं के गर्भपात में सर्वाइकल कैंसर होता है, तो उस रोग से निपटाने के लिए सर्वावैक्स वैक्सीन बनाया गया है। ठीक है, ये भी साथ में आपको याद रख लेना है। अगर बात करें कि सर्वावैक्स वैक्सीन किस संस्था ने बनाया है, तो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में यह बनाया गया है। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा सर्वावैक्स वैक्सीन बनाया गया है पुणे में, ये भी आपको याद रख लेना है। अब देखते हैं BCG, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिलस कोलमेट गुरिन, यह इसका फुल फॉर्म होता है। और यह टीका किसके लिए बनाया गया है, तो यह टीका बनाया है TB के लिए। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हमारा है 5वां। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन A क्रिस्टीना पित्सकोवा। ठीक है, किसने जीता है, क्रिस्टीना पित्सकोवा ने 2024 का मिस वर्ल्ड का खिताब जीत लिया है। अब इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो मिस
मिस वर्ल्ड 2024 का होस्ट अगर पूछे कौन था तो अपना भारत था। और यह स्पेशली अगर जगह पूछे कि मिस वर्ल्ड 2024 का आयोजन भारत के कहाँ पर किया गया था, किस राज्य में किया गया था, तो मुंबई में किया गया था, जियो कन्वेंशन सेंटर में किया गया था। यह जो है अब की बार जो है इसका 71वां क्रम है, जिसमें क्रिस्टीना पिस्कोवा को जो है विजेता घोषित किया गया है। और ये किस देश की हैं, तो ये चेक गणराज्य की हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये कौन है, ये क्रिस्टीना है। इनको आप याद रखेंगे। और इनकी उम्र कितनी है, तो ये अभी मात्र 24 साल की हैं। अगर बात करें कि जो है विजेता कौन बनी है, तो मिस वर्ल्ड बनी है क्रिस्टीना। और जो है इसमें दूसरा स्थान किसका है, तो यास्मीन जैतून का है। इनका जो है दूसरा स्थान है। अगर पूछे कि भारत की तरफ से इसमें कौन भाग ली थी, तो भारत की तरफ से सिनी शेट्टी भाग ली थी, लेकिन ये क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे मिस वर्ल्ड विजेता कौन बनी है, तो क्रिस्टीना, दूसरे नंबर पर यास्मीन जैतून। और भारत की तरफ से कौन भाग ली थी, तो सिनी शेट्टी भाग ली थी। अब देख लेते हैं लल्लन टॉप प्रश्न में, मिस यूनिवर्स बनने वाली कौन है, तो वर्तमान में 2024 में मिस यूनिवर्स कौन है, तो सेनिस पलासियोस है। अगर बात करें कि ये किस देश की हैं, तो आप सभी को बताना है कि सेनिस पलासियोस ये किस देश की हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ये निकारागुआ की हैं। ठीक है, निकारागुआ की हैं। और निकारागुआ देश किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो यह आता है नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। अगर बात करें कि मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो आपको बताना है कि मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन के बाद लारा दत्ता, लारा दत्ता के बाद आपका हरनाज संधू जो कि चंडीगढ़ की हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय कौन है। मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रीता फारिया। कौन है, मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला है रीता फारिया। और अब तक मिस वर्ल्ड कितनी भारतीय बन चुकी हैं, तो 6 भारतीय मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न है, बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है। तो बुकर पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा पॉल लिंच को दिया गया है। पॉल लिंच को दिया गया है। और ये किस देश के हैं, तो ये आयरलैंड के हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है 2024 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉर्जी गॉसपिंडनोव को दिया गया है। किसे दिया गया है, जॉर्जी गॉसपिंडनोव को दिया गया है। अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा एकमात्र भारतीय है गीतांजलि। ठीक है, कौन है, तो गीतांजलि हैं। इन्हें जो है इनके किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो रेत की समाधि के लिए। रेत की समाधि के लिए प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला था, तो गीतांजलि को मिला था रेत की समाधि के लिए, जिसे टैमान सैंड ऑफ टॉम भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा छठा, हाल ही में प्रधानमंत्री ने महतारी वंदन योजना का शुभारंभ कहाँ किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा महतारी शब्द जहाँ भी आए तो उसको आप को रिलेट कर देंगे छत्तीसगढ़ से। ठीक है, तो महतारी वंदन योजना कहाँ शुरू किया गया है, छत्तीसगढ़ में। और किसने शुरू किया है, तो पीएम मोदी जी ने शुरू किया है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। महतारी वंदन योजना या पीएम मोदी जी ने ऑनलाइन यहाँ पे शुरुआत करी है। और कहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ में शुरू करे हैं। और छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, तो विष्णु देव साय जो है यहाँ के सीएम है। इसमें जो है इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को जो है हर माह 1000 रुपये दिया जाएगा, यानी कि सालाना उन्हें 12,000 रुपये मिलेगा। और इसी के साथ साथ जो है छत्तीसगढ़ में एक और योजना शुरू होने वाली है। यह शुरू होगी कल, यानी कि 12 मार्च को शुरू होगी। और यह योजना है कृषक उन्नति योजना। यह भी कहाँ शुरू होगी, तो छत्तीसगढ़ में शुरू होगी। महतारी वंदन योजना आप देख सकते हैं, इसमें जो है महिलाओं को वार्षिक वित्तीय सहायता के तौर पे 12,000 रुपये एक साल में दिया जाएगा, यानी कि हर माह जो है महिलाओं को 1,000 रुपये भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। लल्लन टॉप प्रश्न है आप सभी के लिए। आप सभी को यह बताना है कि पिंडवानी, राउत नाच और पंथी नृत्य, ये तीनों नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान यह किस राज्य में है, तो यह भी छत्तीसगढ़ में है। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र यह किस राज्य में है, तो यह भी छत्तीसगढ़ में है। अगर बात करें भिलाई लौह इस्पात संयंत्र को स्थापित करने के लिए किस देश ने भारत की मदद करी थी, तो रूस ने मदद करी थी। ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। धान की खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो धान की खेत से CH4 यानी मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में
लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ बेलोर का अनावरण कहाँ हुआ है? यानी कि लाचित बोरफुकन का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम में। यहीं पर जो है 125 फुट ऊंची प्रतिमा जिसका नाम रखा गया है स्टेचू ऑफ बेलोर, असम में स्थापित किया गया है। इसके लिए व्याख्या देख लेते हैं। तो स्टेचू ऑफ बेलोर इसका शुभारंभ पीएम मोदी जी ने किया था असम के प्रांत जोरहाट में। ठीक है, कहाँ पर किए थे? तो जोरहाट, जो कि असम में है। यह मूर्ति किसकी है? तो स्टेचू ऑफ बेलोर यह लाचित बोरफुकन की मूर्ति है जो कि 125 फुट ऊंची स्थापित की गई है। अगर बात करें कि इस मूर्ति के वास्तुकार कौन है, तो इस मूर्ति को बनाए हैं रामजी सुतार, जो कि बनाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी प्रतिमा इन्होंने ही बनाई थी। ये भी आपको याद रख लेना है। अगर बात करें कि लाचित बोरफुकन ये कौन है, तो ये अहोम साम्राज्य के सेना कमांडर थे। इन्होंने जो है मुगलों को पराजित किया था सरायहाट की लड़ाई में, जो कि 1671 में हुआ था। तो बोरफुकन ने सरायहाट की लड़ाई में 1671 में मुगलों को पराजित किया था और मुगल जो है कभी भी अहोम साम्राज्य से जीत नहीं पाए थे। ठीक है, अहोम साम्राज्य जो है कहाँ पर है? तो यह असम में है। इसे आप याद रखेंगे। ये यहाँ पे है बोरफुकन की मूर्ति और यहाँ पे है पीएम मोदी जी। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आप सभी को याद रखना है। शहीद राजा हसन खां मेवाती, शहीद राजा हसन खां मेवाती, इनकी प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? नगीना, हरियाणा में स्थापित की गई है। तो आप सभी को ये भी याद रख लेना है। शहीद राजा हसन खां मेवाती की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? नगीना, हरियाणा में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न है आप सभी के लिए लल्लन टॉप प्रश्न है। कुछ महत्वपूर्ण स्टेचू आप मतलब कुछ महत्वपूर्ण मूर्तियां हैं, ये आपको बताना है कि ये कहाँ पर स्थापित है। तो स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस यह किसकी मूर्ति है? तो स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस यह है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की। किसकी है? तो यह बी आर अम्बेडकर जी की मूर्ति है और यह कहाँ पर स्थापित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थापित है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा प्रांत में यह स्थापित है। स्टेचू ऑफ ट्रस्ट यह किसकी मूर्ति है? तो यह है महादेव जी की। ठीक है, किसकी है? तो यह महादेव की है मूर्ति, यानी कि शंकर भगवान की मूर्ति है। और यह कहाँ पर स्थापित है? तो यह राजस्थान के नाथ द्वारा में यह प्रतिमा स्थापित है। स्टेचू ऑफ ट्रस्ट, इसे जो है स्टेचू ऑफ बिलीफ भी कहते हैं। और किसकी प्रतिमा है? तो महादेव जी की प्रतिमा है। स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यह किसकी है? तो यह मूर्ति है कैंप गौड़ा महाराज की। किसकी है? तो यह कैंप गौड़ा महाराज की प्रतिमा है। और यह कहाँ पे स्थापित है? तो यह बेंगलुरु में स्थापित है। कहाँ पे स्थापित है? तो यह बेंगलुरु में स्थापित है। स्टेचू ऑफ नॉलेज यह किसकी प्रतिमा है? तो ये भी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की प्रतिमा है। और यह कहाँ पे स्थापित है? तो यह लातूर, महाराष्ट्र में स्थापित है। ठीक है, कहाँ स्थापित है? तो लातूर, महाराष्ट्र में स्थापित है। ये भी आपको याद रख लेना है। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में महाशिवरात्रि का पर्व हेराथ का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हेराथ का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अब देख लेते हैं व्याख्या। हेरात जो है यह जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और हेरात क्या है? तो यह एक महाशिवरात्रि पर्व है। और यह फेस्टिवल किसके द्वारा मनाया जाता है? तो कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाया जाता है। ट्यूलिप फेस्टिवल, कंचौथ फेस्टिवल और खीर भवानी फेस्टिवल, ये तीनों फेस्टिवल कहाँ पर मनाए जाते हैं? तो ये तीनों फेस्टिवल कहाँ पर मनाए जाते हैं? तो ये तीनों मनाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये है आपका हेरात फेस्टिवल, ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला इसका आयोजन अभी कहाँ पे किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला मंडी, हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं लल्लन टॉप प्रश्न। हॉर्नबिल फेस्टिवल यह किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल यह नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। और यह कब शुरू होता है? तो 1 दिसंबर को शुरू होता है, क्योंकि 1 दिसंबर को नागालैंड की स्थापना की गई थी, इसलिए 1 दिसंबर को जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। और यह फेस्टिवल कितने दिन चलता है? तो 10 दिन तक चलता है। समक्का और सरलम्मा जात्रा यह फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो यह तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं बथुकम्मा बोनालू फेस्टिवल, ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो बथुकम्मा बोनालू ये भी जो है तेलंगाना में किया जाता है। और एक और फेस्टिवल आप याद रखेंगे मेदराम जात्रा जो है, ये फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये भी तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। मकरविलक्कू फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो मकरविलक्कू फेस्टिवल मनाया जाता है केरल में। ठीक है, अगर बात करें कि केरल के किस मंदिर में यह फेस्टिवल मनाया जाता है? तो सबरीमाला मंदिर में यह फेस्टिवल मनाया जाता है। सेकेंड लास्ट प्रश्न देख लेते हैं।
हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। अब इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। संतोष ट्रॉफी 2024 यह जो है, अगर बात करें कि संतोष ट्रॉफी किस खेल का ट्रॉफी है, तो यह फुटबॉल का ट्रॉफी है। इस बार जो है इसका 77वां क्रम जो है कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। अगर बात करें संतोष ट्रॉफी की शुरुआत कब की गई थी, तो 1942 में इसकी शुरुआत की गई थी और इस बार इसका 77वां क्रम है। और कहाँ पे आयोजित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के किस स्टेडियम में? तो गोल्डन जुबली स्टेडियम में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन किया गया है। इसमें विजेता कौन बना है? तो अब की बार 2024 में विजेता बना है सेना और उप विजेता कौन बना है? तो गोवा बना है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा संतोष ट्रॉफी किस राज्य ने जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने जीता है। आप सभी के लिए प्रश्न है, क्रिकेट की कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियों को आप याद कर सकते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट की है, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, ईरानी कप और रणजी ट्रॉफी, ये सभी ट्रॉफियाँ किसकी हैं? तो क्रिकेट की हैं। इसके बाद राइडर कप जो है यह किसका कप है? तो यह गोल्फ का कप है। और 3 महत्वपूर्ण प्लेयर जो है गोल्फ से संबंधित हैं, टाइगर वुड्स, अदिति अशोक और दीक्षा डागर, ये सभी जो है गोल्फ की प्लेयर हैं, इसे आप याद रखेंगे। और गोल्फ का जो कप है उसे राइडर कप कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सुल्तान अजलान शाह कप, यह किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी का कप है और इसका हर बार आयोजन कहाँ पे होता है? तो मलेशिया में होता है और अब की बार भारत ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? सेला सुरंग का उद्घाटन किया गया है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। किसके द्वारा? पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है। सेला सुरंग इसका इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग का निर्माण किया गया है। और इसका शुभारंभ किसने किया है? तो पीएम मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया है। अगर बात करें कि अभी जो है कुछ दिनों से जो है नॉर्थ ईस्ट यानी कि जो उत्तर पूर्व राज्य हैं, इसमें जो है काफ़ी विस्तार किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि विकसित भारत और विकसित नॉर्थ ईस्ट भारत के तहत जो है नॉर्थ ईस्ट राज्यों में जो है विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। उन्हीं में से सेला सुरंग को स्थापित किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। और किसके द्वारा? तो पीएम मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। किस कार्यक्रम के तहत? तो विकसित भारत विकसित नॉर्थ ईस्ट भारत के तहत इसका विकास किया जा रहा है। अब देख लेते हैं कि अगर सेला सुरंग का निर्माण किसने किया है? तो सेला सुरंग का निर्माण किया है BRO ने, जिसे कहते हैं सीमा सड़क संगठन, यानी बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और यह अगर पूछे कि सेला सुरंग जो है कितनी ऊंचाई पर स्थापित है, तो सेला सुरंग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित है। अगर बात करें कि यह सेला सुरंग जो है किसके बीच में स्थापित है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा तेजपुर से तवांग घाटी के बीच में यह स्थापित किया गया है। तेजपुर असम में है और तवांग घाटी यह जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अरुणाचल प्रदेश का नवीनतम 27वां जिला कौन सा बना है, ये भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है। तो अरुणाचल प्रदेश का 27वां नवीनतम जिला बिचौम बना है, ये भी आपको याद रख लेना है। अगर अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है, तो सीएम कौन है? तो पेमा खांडू जी हैं। और इसके बाद हम BRO के बारे में देख लेते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यह किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और इसका कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सड़क निर्माण कार्य करना किसके अंतर्गत आता है? तो BRO के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सड़क का निर्माण किया जाता है। तो यह है आपका सेला टनल। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण लल्लनता प्रश्न देख लेते हैं। अटल सेतु, अटल सेतु के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर बात करें कि अटल सेतु किस राज्य में है, तो यह महाराष्ट्र में है। किसके बीच में है? मुंबई से नवी मुंबई के बीच में यह बना है। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? इसकी टोटल लंबाई है 21.8 किलोमीटर है, 21.8 किलोमीटर है। और यह पुल किस पर बना है? तो यह सेतु बना है समुद्र पर। तो भारत का सबसे बड़ा समुद्र पर बना पुल कौन सा है? तो अटल सेतु है, जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है, जो मुंबई से नवी मुंबई के बीच में स्थापित है। नेक्स्ट देख लेते हैं सुदर्शन सेतु। सुदर्शन सेतु यह कहाँ पर बना है? तो यह गुजरात में बना है। और यह भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज कौन सा है? तो यह सुदर्शन सेतु है, ये भी आपको याद रख लेना है। अब कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। भूमडीला दर्रा, दीफू दर्रा, इसके बाद नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, पाक्के टाइगर रिजर्व और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो है चाहे दर्रा हो या राष्ट्रीय उद्यान हो या फिर टाइगर रिजर्व हो, ये सभी किस राज्य में है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है,
तो आप सभी को ये भी साथ में याद रख लेना है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 10 क्वेश्चन साथ में उनके ललन टाप और व्याख्या सभी कंप्लीट कर लिए हैं 20 से 25 मिनट में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अभी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो इस वजह से थोड़ी सी घबराहट सी होती है, तो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।